नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की कृष्ण जन्म स्थान के पास नई बस्ती में रेलवे की भूमि पर कब्जा करने वालों के मकान पर चल रहे जेसीबी अभियान के विरुद्ध बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान को 10 दिनों के लिए रोक दिया है। रेलवे को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई अब 1 हफ्ते बाद की जाएगी। झारखंड की पश्चिमी सिंहभूमि जिले के टोटी थाना क्षेत्र में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के सब इंस्पेक्टर अमित कुमार तिवारी और हवलदार गौतम कुमार शहीद हो गए। शहीदों को कल 15 अगस्त रिम्स हॉस्पिटल रांची में पोस्टमार्टम के बाद रात को पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी गई। माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के शहीद पुलिस सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी और हवलदार गौतम कुमार के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं इस दौरान सीएम ने चेतावनी दी कि राज्य में उग्रवादी घटनाएं अब अंतिम सांसें गिन रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड जगुआर के शहीद सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी का पैतृक आवास पालुमू जिले के रेहला प्रखंड के लोरोरा गांव में है। उनकी एक बेटी और बेटा है। शहीद गौतम के परिजन बिहार के भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखंड के रंगाडी गांव में रहते हैं। दिवंगत गौतम कुमार अविवाहित थे और उनके घर में एक मां और एक बहन, 3 भाई मौजूद हैं। अपने झारखंड जगुआर के 2 जवानों को नक्सल ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए और ये सरकार के लिए भी और इस राज्य में नक्सली गतिविधियों पर काबू करने का जो पुरजोर प्रयास चल रहा है और बड़े तेजी से उन पर काबू भी पाया जा रहा है, आज इसी का एक परिणाम के रूप में इसको देख सकते हैं। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, झारखंड जगुआर के 2 जवान नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि झारखंड में अब नक्सली घटनाएं अंतिम सांसें ले रही हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दोनों ही जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ उनके परिवारों से मुलाकात भी की। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों ही इस मौके पर पहुंचे थे। दोनों ही जवानों को राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि अर्पित कर मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आया है कि झारखंड में अब नक्सली घटनाएं अंतिम सांसें गिन रही हैं। इसको लेकर सरकार कड़ा रुख इख्तियार करेगी। बताया जा रहा है कि नक्सली मुठभेड़ में जाबाजी से लड़ाई करते हुए इन दोनों ही जवानों ने अपनी शहादत दी है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता आकाश शर्मा फोन पे जुड़ चुके हैं। जी आकाश, जिस तरह से ये दोनों ही झारखंड जगुआर के जवान शहीद हुए हैं, क्या पूरी जानकारी रही? प्रियंका जी, मैं बता दूं कि झारखंड के राज्यपाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें झारखंड के शहीद पुलिस सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी जी और हवलदार गौतम कुमार को जी शहीद हो गए। इसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री जो गंभीर है, मुख्यमंत्री ने कहा कि दरअसल राज्य में उग्रवादी घटना अब अंतिम सांसें गिन रही है। उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस को लगातार कई बड़ी सफलता मिल रही। ऐसे में हताश उग्रवादियों द्वारा
पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। 2 वीर जवानों की जो शहीद कहीं न कहीं इस वजह से हताश में किए गए हमले के परिणाम है। 2 जवानों का शहीद होना बहुत दुखद घटना है और परिणाम 2 जवानों जो शहीद हुए हैं हमारे लिए बहुत दुखद है, लेकिन उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस का अभियान और शक्ति के साथ लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड जगुआर से संबंधित कुछ समस्या संज्ञान में आई है और इसका जल्द निवारण किया जाएगा और झारखंड के जो सब इंस्पेक्टर जो शहीद हुए हैं अमित तिवारी जी और जो गौतम जी है उनके साथ सरकार हमेशा तत्पर है और सरकार उनके परिजनों से बात कर रहे हैं और बात के क्रम में जो भी उनसे मदद सरकार जी आकाश, क्या आर्थिक मदद की भी बात सरकार ने की है? जी आर्थिक मदद के लिए भी सरकार ने उनको भरोसा दिलाया है कि जो भी सरकार से बन सकेगा झारखंड सरकार उनके लिए तत्पर रहेंगे हमेशा। जी इसके अलावा जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है कि राज्य में अब नक्सली घटनाएं अंतिम सांसें गिन रही हैं, इस मुठभेड़ में जिस तरह से दोनों ही जवान शहीद हुए हैं, अब जवानों की और सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ नक्सली घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ सरकार का अगला कदम होगा? पुलिस जो झारखंड के मुख्यमंत्री है जो हेमंत सोरेन है, अभी जो पुलिस कप्तान है जो झारखंड के डीजीपी उनके साथ बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद कई नीतियों को लागू करेंगे जिससे झारखंड में हेमंत सरकार की अनुशंसन और पुनर्वास जो नीति लागू की है उसको लेकर झारखंड में जो झारखंड सरकार है वो एक्टिव है और वो काम कर रही है और आगे जब सरकार पुलिस अफसरों के साथ बैठ के और बहुत सी झारखंड में चुनौती है जो सरकार उसमें तत्पर करेगी और जो ये घटना जो घटी है उसको लेकर सरकार पूरी गंभीर है और आते टाइम जो भी आने वाले कल रहेंगे वो झारखंड के लिए बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड के सरकार हेमंत सोरेन ने वादा किया है। इसके अलावा आकाश, दोनों ही जवानों का अंतिम संस्कार कब किया जाएगा? श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा। तो आज किया जाएगा। जिनके जो शहीद जवान हैं उनको अपने अपने घर जो है अंतिम जो दर्शन होते हैं वो अंतिम दर्शन के लिए भेज दिया गया। जी बिल्कुल आकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता आकाश जानकारी दे रहे थे कि आज दोनों ही जवानों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड में जिस तरह से नक्सली घटनाएं अंतिम सांसें ले रही हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। देश उन्हें नमन कर रहा है। बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेता सदैव अटल स्मृति स्थल पर पहुंचे और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वीवीआईपी ने अटल जी को याद किया और पुष्प सुमन अर्पित किए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर सभी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा एनडीए के तमाम नेता अटल जी के समाधि स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धेय अटल जी करोड़ों दिलों पर राज करते थे और उनकी जो कार्यशैली थी, उनके जो निर्णय थे, उनका जो नेतृत्व था, वो देश ने लंबे समय तक देखा। संसद से लेकर सड़कों तक उनके काम को और उनसे कई पीढ़ियों ने प्रेरणा ली है। अटल जी के जीवन से हम सबको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हमें लगातार उनके जीवन ने प्रेरणा भी दी है और उनकी जो कार्यशैली थी, जो उनके निर्णय थे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिला। हम आशा करते हैं उनके दिखाए राह पर कि विकास और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट मॉडल जो है, सुशासन और विकास, उस पर हम आगे भी लगातार चलते रहेंगे। वाजपेयी जी की आज उनके बताए कदम पर आज भी बीजेपी चल रही है, आज भी उनकी पॉलिसीज पे काम हो रहा है। देखिए, राष्ट्रीय राजनीति के शिखर पुरुष श्रद्धेय अटल जी जो अदम्य साहस का प्रतीक थे और एक प्रखर चेतना के पुंज थे। निश्चित ही आज भारतीय जनता पार्टी को जो राष्ट्र सेवा का अवसर मिला है, उस अवसर के पीछे और भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में स्वर्गीय अटल जी का अद्वितीय योगदान है, अभूतपूर्व योगदान है, न भुलाया जा सकने वाला योगदान है। उनकी ये चेतना
कि हम देश के सामान्य मानवी के जीवन को परिवर्तित करके ही देश को परिवर्तित कर सकते हैं। उसी चेतना पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रवाहित होते हुए आज काम कर रही है। हम सब लोगों ने आज आकर यहाँ अटल जी को अपने प्रिय नेता, जिनके साथ में मेरे जैसे देश के लाखों लाख कार्यकर्ता एक सहज जुड़ाव और संबंध अपनापन का महसूस करते थे, उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सर, वाजपेयी जी ने हमेशा से करप्शन के इशू को उठाया है, हमेशा से इस पर बात करी है। उसी को ही पीएम मोदी ने कल रेड फोर्ट से भी बोला, लेकिन ऑपोजिशन अलग अलग तरह के स्टेटमेंट कर रहा है। इतना है कि ये स्थान नहीं है कि जहां मैं किसी राजनीतिक विषय पर टिप्पणी करूं, लेकिन निश्चित ही और बहुत लोग आए, आप देख रहे हैं श्रद्धांजलि देने। संगीत में श्रद्धांजलि भी अभी दी गई। सभी आए और हमारे एनडीए के साथी भी बड़ी संख्या में आए, क्योंकि उनका वक्तव्य ही बहुत विराट था। कि जो पॉलिसी रही है करप्शन को हटाना है और जिस तरह के जो उनके मार्क्स हैं उन्हीं पर ही बीजेपी आज का काम कर रही है। कल भी पीएम ने वहीं से करप्शन के बारे में बोला, लेकिन ऑपोजिशन ने क्वेश्चन किया कि इट्स ऑल जस्ट द शो। देखिए, श्रद्धेय अटल जी का जहां तक सवाल है तो उनकी लोकप्रियता दल से ऊपर उठकर थी। सभी राजनीतिक दलों के नेतागण अटल जी को मानते थे, उनकी बातों को गंभीरता से सुनते थे और उनके प्रशंसक थे, और इसीलिए उनके लिए कहा जाता है कि वो अजात शत्रु थे। निश्चित रूप से उन्होंने देश को जो राह दिखाई है उस पर हम सभी को आगे बढ़ने का काम भी करना चाहिए। उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से उन्होंने कल? देखिए, ऑपोजिशन पूरी तरीके से निराश है, हताश है, और वो जानते हैं कि 2024 में भी देश की जनता उन पर यकीन नहीं करेगी और सत्ता में उनकी वापसी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक हताश ऑपोजिशन बौखलाहट में कुछ भी कह रहा है, लेकिन देश की जनता पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और 2024 में एनडीए अपनी हैट्रिक बनाने जा रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश के तमाम नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित किया। इस क्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुशासन दिवस पर सबसे पहले लोक भवन में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में वाजपेयी जी की अभिलेख और चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। साथ ही अटल आवासीय योजना से जुड़ी जानकारी भी दी गई। हम के संस्थापक जितिन राम मांझी ने कहा है कि मोदी जी अपनी पार्टी के पास बहुमत होने के बावजूद सभी को साथ लेकर चलने की उदार कोशिश करते हैं। आने वाले दिनों में उन्हें फिर से पूर्ण बहुमत मिलेगा। वहीं वाजपेयी जी की तरह ही संपूर्ण विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि खड़गे अहंकारी हैं, उनके पास कोई आधार नहीं है। जहां भी भाजपा सरकार नहीं है वहां भ्रष्टाचार है। 1700 करोड़ रुपए से बने पुल डूब रहे हैं, चारों तरफ हत्या है। ऐसे में वे धार्मिक राजनीति करते हैं, जबकि मोदी जी बात करते हैं एक देश के रूप में एक साथ चलने की। नीतीश को भी सोचने की जरूरत है कि वह अलग क्यों है। अटल जी ने उन्हें इतना सम्मान और प्यार दिया, उन्हें सोचने की जरूरत है कि आज वह उन लोगों के साथ है जिन्हें उन्होंने जंगल राज का हिस्सा बताया था। कहने को तो कोई भी कह सकते हैं, इसीलिए तो उनको घमंडिया हम लोग कहते हैं। उनका क्या आधार है, किस आधार पर वो कहते हैं? आज अगर देश में कहा जाए और खास करके वैसे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है और खास करके बिहार में आज भ्रष्टाचार है, आज वहां एस्टीमेट घोटाला है। देख रहे हैं 1700 करोड़ रुपए का पुल बना है और धंस जा रहा है। पदाधिकारियों बिना घूस के कोई काम नहीं कर रहे हैं, मर्डर पर मर्डर हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में उन लोग एक जात की राजनीति करते हैं और नरेंद्र मोदी जी जात की बात नहीं करते हैं, जमात की बात करते हैं, समूचे देश को एक करके चलने की बात करते हैं। ये नरेंद्र भाई मोदी जी का उदार विचार का एक चिन्ह है कि सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। आज उनको बहुमत है, किसी तरह की जरूरत नहीं है और आगे आने वाला दिन में भी पूर्ण बहुमत उनको मिलेगा। लेकिन वो सब समाज के लोगों को, सब क्षेत्र के लोगों को लेकर के भारत का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं, इसलिए सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। और यही मंशा अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरण चिन्हों पर चलने का एक संकल्प इन्होंने लिया है और उसके आधार पर चल रहे हैं। तो ये
काबिल तारीफ है। अब अलग हैं तो उनको सोचना चाहिए कि क्यों अलग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको तो बहुत प्यार दिया था, मोहब्बत दिया था, सारी बात दी थी। उसके बाद भी अगर वो अलग हैं तो उनको सोचना चाहिए। और वैसे लोगों के साथ हैं जिनको उन्होंने कहा था कि जंगल राज चला रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के ये में सजा बंद हैं और ये जमानत पर हैं, वैसे लोगों के साथ रह करके अपने छवि को बर्बाद करें। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। पीएम मोदी और अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे मंथन। पीएम मोदी 15 सदस्यों के साथ बैठक में करेंगे मंथन। आज शाम को पार्टी मुख्यालय पर होगी बैठक। दिल्ली से बड़ी खबर, अहम जानकारी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। पीएम मोदी और अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे मंथन। पीएम मोदी 15 सदस्यों के साथ आज करेंगे मंथन। बीजेपी मुख्यालय पर आज होगी बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं बैठक में शामिल। कमजोर सीटों पर पार्टी को मजबूत करने पर होगी चर्चा। कमजोर सीटों पर पार्टी को मजबूत करने पर होगी चर्चा। पीएम मोदी 15 सदस्यों के साथ करेंगे मंथन। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित जुड़ चुकी हैं। जी स्वीटी, जिस तरह से आज शाम को बैठक होनी है, बताया जा रहा है कि 15 लोगों के साथ प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं और जहां भी कमजोर सीटें हैं उनको लेकर बातचीत की जाएगी। क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, आज ये बताया जा रहा है कि बैठक होगी और शाम को ये बैठक होगी, बुधवार की शाम को, यानी कि आज शाम को ये बैठक होगी, जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए प्रियंका, बहुत बीजेपी के लिए जरूरी है कि जो आने वाले विधानसभा सीटें, उसके बाद ठीक लोकसभा चुनाव है और ऐसे में दोनों चुनाव को कैसे साधना है, इसके बीजेपी रणनीति बनाते हुए इसमें नजर आएगी। और हमने देखा कि बीजेपी मोर्चे पर हमेशा से तैयार होती है, चाहे निकाय चुनाव हो, छोटे चुनाव हो, बड़े चुनाव हुआ, हर चुनाव के लिए बीजेपी पहले से कमर कसनी शुरू कर देती है। और ठीक यही बात यही होने जा रहा है। बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद ठीक बाद लोकसभा चुनाव है। दोनों चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है, तमाम पार्टियों के लिए अहम है, लेकिन बीजेपी जो है फ्रंट फुट पे खेलती हुई नजर आती है। और इस बार भी यही हो रहा है। बैठक जो शाम को होने वाली है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 15 ऐसे सदस्य हैं जो कि बताए जा रहे हैं इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव में भी होना है और ऐसे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, ये ऐसे राज्य जहाँ पे विधानसभा चुनाव है और यहाँ पे भी तेज तैयारी हो रही है और देखने को भी मिल रही है। उसके बाद ठीक लोकसभा चुनाव है और ऐसे में किन किन चुनावों को साधना है, क्योंकि अभी तेलंगाना की स्थिति बात की जाए तो अभी केसीआर के सामने खड़ा होना मुश्किल नजर आ रहा है बीजेपी को, लेकिन पूरी कोशिश इस बार जो है राजस्थान पे भी हो रही है ताकि जो कांग्रेस का गढ़ है उनसे छीना जाए। इसलिए ये बैठक काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। और प्रियंका, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी निकाय चुनाव जब यूपी में होना था तब हमने देखा था कि बीजेपी ने किस तरीके से प्रधानमंत्री चुनावी रैली में उतरे थे और हर दिन चाहे डिप्टी सीएम हो चाहे सीएम हो, सब चुनावी रैली को संबोधित करते थे और आखिर नतीजा हम सबके सामने था। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से इसमें ये भी जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं, उसको लेकर कहां तक की जानकारी है? क्योंकि 15 लोगों के साथ तो बैठक करेंगे, लेकिन इनको लेकर अभी पूरी तरह से जानकारी सामने नहीं आई है। 15 लोग होंगे, इसमें गृह मंत्री भी शामिल होंगे, क्योंकि पूरे बीजेपी की जो खाका है ना वो गृह मंत्री द्वारा ही तैयार किया जाता है। अमित शाह ही चाणक्य माने जाते हैं, जैसे कि सभी जानते हैं। और ऐसे में अमित शाह की निगरानी में ये बैठक होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। जमीनी स्तर पे किस तरीके से पहुंचना है, क्या ऐसी चीज धरातल पे लेके आनी है जो कि वोटर्स को साधने की कोशिश करेगी, ये बहुत अहम हो जाता है। और ऐसे में प्रियंका, देखिए ये जो बैठक होने जा रही है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी जानते हैं कि बीजेपी के लिए ये राज्य कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इन राज्यों को बीजेपी ने साथ लिया तो आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी को बड़ी जीत मिल सकती है। अभी भी देखिए पालड़ा भारी लग रहा है, अभी भी हालांकि बहुमत के आंकड़े जो है वो बीजेपी के पास ही है, लेकिन जो विधानसभा चुनाव है पहले स्टेप है लोकसभा चुनाव के लिए, उसके बाद लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में रणनीति जो है आज बनाई जा रही है, रोड मैप बनाया जाएगा, मंथन होगा और मंथन के बाद देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि बीजेपी ने उन लोगों को प्रायोरिटी दी थी जो कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से उनके खेमे में आए थे, उनको ही धरातल पर उतारा जा रहा था। तो देखिए विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों को जो है वो मोर्चे पर तैनात किया गया है। जी स्वीटी, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
हरियाणा को नया डीजीपी मिल गया है। शत्रुजीत सिंह कपूर राज्य के नए डीजीपी होंगे। राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी कपूर के नाम पर मुहर लगा दी है। वो पीके अग्रवाल की जगह लेंगे। अग्रवाल 15 अगस्त को रिटायर हो गए हैं। सरकार की तरफ से अगले ही दिन यानी 16 अगस्त को नए डीजीपी का नाम फाइनल कर दिया गया। तो बताया जा रहा है कि हरियाणा में नए डीजीपी का नाम फाइनल कर दिया गया है। 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को ही नए डीजीपी की घोषणा कर दी गई। शत्रुजीत सिंह अब हरियाणा के नए डीजीपी होंगे। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मोदी सरकार पर नेहरू विरासत को नष्ट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आज एक प्रतिष्ठित संस्थान को नया नाम मिला है। विश्व भर में प्रसिद्ध नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अब प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल एंड म्यूजियम लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बात हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री की होती है तो पीएम मोदी के पास भय और असुरक्षा की भावना सामने आती है। वहीं इस पर अब सियासत भी देखी जा रही है। तो यहां पर जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू की जब बात आती है तो उसको लेकर असुरक्षित नजर आते हैं और यही वजह है कि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर अब उसे प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। जिस आदमी ने स्वतंत्रता संग्राम में एक युवा नेता थे, इतना योगदान दिया, आज उसी प्रधानमंत्री के रूप में जिसने इस देश को आजादी दिलाई, उस पंडित। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए बने रहिए वॉइस के साथ। नमस्कार।